डाउटनेट पर आप पाएं कोटा के बेस्ट और टॉप टीचर्स जैसे एनवी सर, जीबी सर, आकांक्षा मैम की फ्री वीडियो लेक्चर्स। आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप। हेलो गाइस, तो हम कंटिन्यू करते हैं अपना चैप्टर फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। ओके, लास्ट पार्ट में यानी कि पार्ट सेकंड में हमने स्टडी करा था कि फोटोसिंथेसिस अपना कहाँ पे आकर करता है। ओके, कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शंस। ओके, और लाइट रिएक्शन के अंदर कौन कौन से कॉम्प्लेक्सेस का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो उसके अंदर हमने दो फोटो सिस्टम्स पढ़े थे, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। अब यहाँ पे हमें स्टडी करना है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के बारे में। ओके, फिर उसके बाद हम देखेंगे स्प्लिटिंग ऑफ वाटर के बारे में, एंड फाइनली फिर हम स्टडी करेंगे अपना साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, और लास्ट होता है अपना इसके अंदर लाइट रिएक्शन के अंदर कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस। इससे हमें पता लगता है कि एटीपी का जनरेशन कैसे होता है। तो देखो, अगर आप एनसीईआरटी से एक बार इसको रीडिंग करेंगे तो थोड़ा सा समझने में कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको अपनी वे से पढ़ते हैं जिससे आपको हम आसानी से समझ में आ जाए। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टडी करेंगे अपना साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। उसके बाद इसी के अंदर हम स्प्लिटिंग ऑफ वाटर देखेंगे कहाँ पे होता है। ओके, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन देखेंगे वो क्या होता है, और फाइनली कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस देखेंगे। तो देखो, यहाँ पे हमने एक डायग्राम पेश कर रखा है। ये हमारा डायग्राम है ऑफ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। ओके, फोटोफॉस्फोरिलेशन। अब इसको नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन क्यों कहते हैं, तो सबसे पहले फोटो से स्टार्ट करो। फोटो मतलब कि यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होता है किसका, लाइट का। ठीक है, फॉस्फोरिलेशन, फॉस्फोरिलेशन कौन सा प्रोसेस होता है, जब अपना एडीपी के अंदर या एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट के अंदर हम इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड करते हैं या ऐड होता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फॉस्फोरिलेशन। और ये फॉस्फोरिलेशन प्रोसेस से हमें क्या मिलता है, यहाँ पे एटीपी मिलता है। तो बेसिकली इस प्रोसेस के अंदर सिंथेसिस होता है किसका, एटीपी का। किसकी प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में। ओके, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, फोटोफॉस्फोरिलेशन। अब बात आती है कि नॉन साइक्लिक क्यों कहते हैं इसको, तो उसको भी हम समझेंगे। तो देखो, ये प्रोसेस होता है कैसे स्टार्ट, उस चीज को समझते हैं। ये अपना है फोटो सिस्टम 2। फोटो सिस्टम 2 कैसे पता लगा, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन सेंटर जो है अपना वो है 680। ठीक है, इसके साइड में प्रेजेंट हैं अपने एसेसरी पिगमेंट्स, जिसको हम एंटीना मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है। अब 680 जो है यहाँ पे ये रिएक्शन सेंटर है, यानी कि क्लोरोफिल ए है। तो ये शो करेगा मैक्सिमम कहाँ पे, 680 नैनोमीटर पे। तो ये अपनी लाइट अब्जॉर्ब करेगा। एसेसरी पिगमेंट जो है ये अपने डिफरेंट वेवलेंथ पे अब्जॉर्प्शन करेंगे। ठीक है, तो उस एनर्जी को अब्जॉर्ब करके या कह सकते हैं फोटोन्स को अब्जॉर्ब करके होता क्या है कि यहाँ से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ठीक है, और वी कैन से एक्साइट होते हैं और कहाँ पे पहुंच जाते हैं, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। ठीक है, अब जैसे कि हमें पता है जब अपने इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल पे जाते हैं और वी कैन से एक्साइटेड स्टेट पे जाते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी केमिस्ट्री का यूज होगा, और ये बेसिक केमिस्ट्री है, इसके बारे में सबको पता ही होगा। तो जब अपने इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड स्टेट पे जाते हैं तो वो वापस आने की कोशिश करते हैं किस पे, लोअर एनर्जी स्टेट पे। ठीक है, और जब वो वापस आते हैं तो वापस आते टाइम रिलीज करते हैं एनर्जी किस फॉर्म में, हीट की फॉर्म में या फ्लोरेसेंस की फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे भी बेसिकली अब यही होगा। ये जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुआ है, हायर एनर्जी लेवल पे गया है, अब ये वापस आता है लोअर एनर्जी लेवल पे, किसके थ्रू, सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे आपको 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स दिख रहे होंगे, इसको भी हम फुल फॉर्म भी लिख देंगे इसका। ठीक है, तो ये जो अपना सीरीज होता है ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स और कैरियर्स, ये क्या है, सीरीज किसका, ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। एग्जाम में ऐसा कुछ खास क्वेश्चन आता नहीं है इससे, लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी में अपना ये टॉपिक था इसलिए मैंने आपको समझा दिया है। सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स ही क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अभी हम वहाँ पे जाके इस टॉपिक को देखेंगे भी, तो उसमें बस ये बताएगा कि इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कैसे कैसे कहाँ पे हुआ है। ओके, वापस आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है PQ। तो PQ जो है अपना, इट स्टैंड्स फॉर प्लास्टोक्विनॉन। ओके, उसके नीचे हमें दे रखा है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, और लास्ट है अपना PC। तो PC जो होता है यहाँ पे स्टैंड्स फॉर प्लास्टोसाइनिन। अब इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ पे पहुंच चुका है प्राइमरी एक्सेप्टर के पास, वो यहाँ से आता है किसके पास, प्लास्टोक्विनॉन के पास। ठीक है, यहाँ से ही आता है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास।
अब जब साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से ये जाता है किसके पास, प्लास्टोसाइनिन के पास, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एडीपी का कॉम्बिनेशन होता है किसके साथ, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ, और यहाँ पे हमें मिलता है एटीपी। अब क्वेश्चन एक यहाँ पे बनता है कि एटीपी का फॉर्मेशन इसी जगह क्यों बनता है, इन दोनों जगह क्यों नहीं दिखाया है, ठीक है। तो उसको हम देखेंगे कीमोऑस्मोटिक थ्योरी में। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स जो होता है अपना, ये इलेक्ट्रॉन कैरी करने के साथ साथ हाइड्रोजन एक्सेप्टर भी होता है, ठीक है। वो कैसे, वो हम आगे देखेंगे। अब यहाँ पे देखो अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो पहुंच चुका है किसके पास, P70 के पास, ओके। अब फिर से सेम चीज होगी P70 के पास, यहाँ से मॉलिक्यूल्स जो हैं अपने लाइट एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है, अपना P70 भी लाइट एब्जॉर्ब करेगा, और फिर से यहाँ पे दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपने एक्साइट हो जाएंगे, और ये कहाँ पे पहुंचेंगे, प्राइमरी एक्सेप्टर के पास। प्राइमरी एक्सेप्टर्स के पास से ये फिर से आएंगे कहाँ पे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। डिफरेंस क्या है आपकी बारी, यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन कैरियर्स जो हैं वो चेंज हो गए हैं। अब यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, एफडी अपना दूसरा इलेक्ट्रॉन कैरियर है, इसका नाम क्या होता है, फेरेडॉक्सिन, ओके। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्सेप्ट करता है, फिर उसके बाद ये भेज देता है कहाँ पे, NADP के पास, ठीक है। बेसिकली होता है अपना NADP+। अब इसको यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, साथ ही साथ इसको मिलते हैं यहाँ पे दो प्रोटॉन्स। यहाँ पे गलती से इन्होंने फोटॉन्स लिख दिया है, यहाँ पे आएगा प्रोटॉन्स, और उन प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करके यहाँ पे हमें क्या मिल जाता है, देखो अगर इसकी रिएक्शन लिखनी हो हमें तो ये कुछ ऐसे होगी, NADH था अपना, सॉरी, NADP प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 प्रोटॉन्स, और हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, NADPH2, ठीक है। ये अपना क्या है, रिड्यूसिंग पावर है। बेसिकली आप समझ लीजिए कि एटीपी की तरह इसको भी एज अ एनर्जी यूज किया जाता है, ठीक है, और इसका भी एटीपी की तरह डार्क रिएक्शन में यूटिलाइजेशन होता है, ओके। अब ये प्रोटॉन इसके पास आए कहाँ से, एक क्वेश्चन वो बनता है। तो यहाँ पे देखिए आप, ये जो अपना PS2 था, ठीक है, ये बेसिकली क्या है, PS2, और ये वाला है अपना PS1। तो PS2 के पास में आप देख सकते हैं यहाँ पे हो रहा है क्या, वाटर का ब्रेकडाउन, ठीक है। अगर इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके रखें तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, वाटर से 2 प्रोटॉन्स प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस एक नेसेंट ऑक्सीजन, या इसको आप लिख सकते हैं क्या, हाफ O, ठीक है। अब ये जो है बेसिकली किसकी प्रेजेंस में होता है, लाइट की प्रेजेंस में होता है, ठीक है। तो ब्रेकडाउन जब होता है, और वी कैन से जब लाइसिस होता है, लाइसिस क्या होता है, अल्टीमेटली ब्रेकडाउन। तो जब लाइसिस होता है वाटर का, किसकी प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में, तो उसी को हम क्या कहते हैं, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। अब एनसीईआरटी में ये भी एक टॉपिक दे रखा था। तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर का क्या फंक्शन है, क्यों ये हो रहा है, उस चीज को हम समझते हैं। अब हमने क्या देखा था कि 680 से 2 इलेक्ट्रॉन जो है अपने वो निकलते हैं, ठीक है, और जाते हैं कहाँ पे, 700 के पास। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अपने फाइनली NADP+ के पास पहुंच जाते हैं, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स वापस घूम के 680 के पास नहीं आते। डेट मीन्स कि अल्टीमेटली 680 के पास, या कह सकते हैं जो क्लोरोफिल यहाँ पे प्रेजेंट है उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी। तो उस इलेक्ट्रॉन की कमी को कौन पूरा करे, और वो पूरी कमी करता है अपना वाटर, ठीक है। यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं ये कहाँ पे जाते हैं, 680, या कह सकते हैं अपने रिएक्शन सेंटर के पास, और वी कैन से क्लोरोफिल के पास, जिससे जो ये इलेक्ट्रॉन बार बार ये निकल रहा है उसका रिप्लेसमेंट होता रहता है। दूसरा इसका क्या फंक्शन है कि ये अपना थाइलाकॉइड के ल्यूमन में प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाता है। अब प्रोटॉन ग्रेडियंट क्या है, उसका क्या यूज है, उस चीज को हम समझेंगे जब हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कर लेंगे उसको कंप्लीट उसके बाद, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ, हमने इतना समझ लिया कि हाँ भाई यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो किसके पास आ गया, 680 के पास आ गया, और ये जो प्रोटॉन्स थे ये कहाँ पे चले गए, ये चले गए NADP+ के पास, और NADPH बन गया, ठीक है। अब आपने एक चीज और नोटिस करी, हमने कहा था अभी अभी कि जो इलेक्ट्रॉन है ये वापस इसके पास नहीं आ रहा, यानी कि 680 के पास वापस नहीं आ रहा। डेट्स वाई इसको क्या कहा गया है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो अब आई गेस ये पूरा नाम क्लियर है। नॉन साइक्लिक क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक बार ही निकल जाए तो वो वापस घूम के 680 के पास नहीं आता,
फोटोफॉस्फोरिलेशन, फोटो मीन्स लाइट एंड फॉस्फोरिलेशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। ठीक है, तो लाइट का यूज करके फॉर्मेशन ऑफ एटीपी यहाँ पे होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। अब ये टॉपिक अपना वैसे खत्म हो चुका है, लेकिन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको समझने पड़ेंगे। सबसे पहली बात, इस फॉस्फोरिलेशन में दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी कि फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे हमें देखने को मिलता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। अब जब हम डिफरेंसेस पढ़ रहे थे PS1 में और PS2 में, तो हमने क्या देखा था कि PS2 के साथ एसोसिएटेड होता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर वाला कॉम्प्लेक्स। अब आई गेस आप उस पॉइंट को रिलेट कर सकते हैं कि क्यों होता है। ठीक है, तो अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आई सजेस्ट कि पीछे वाली वीडियो देखें ताकि कि आप कंसेप्ट्स को रिलेट कर पाएं। ठीक है, क्योंकि PS2 में जो इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है उसको कौन पूरी करता है, ये वाटर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसलिए PS2 के साथ हमेशा हमें अपना जो वाटर लाइसिस कॉम्प्लेक्स होता है देखने को मिलता है। ये हमें साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि साइक्लिक, अब तो आई गेस साइक्लिक का भी मतलब पता लग चुका होगा आपको कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो पूरा घूम के वापस अपना रिएक्शन सेंटर पे पहुँच जाता है। ठीक है, इसलिए वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिप्लेस हो नहीं रहे, वो वापस घूम के वहीं पे आ रहे हैं, तो उनकी ज़रूरत है नहीं वाटर कॉम्प्लेक्स की। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ATP भी बन रहा था और साथ ही साथ NADPH भी बन रहा था। ठीक है, अभी हम देखेंगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन तो वहाँ पे सिर्फ ATP बनता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन को हम Z स्कीम भी कहते हैं। अब Z स्कीम क्यों कहते हैं, तो एक बारी हम वापस डायग्राम पे आते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, अगर उसकी आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, तो कहीं ना कहीं वो किस टाइप का मिल रहा है, Z टाइप का बन रहा है। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि यार ये तो थोड़ा N टाइप का भी बन ही रहा है, लेकिन अब साइंटिस्ट की अपनी मर्जी थी, उन्होंने Z इसको प्रेफर करा है, इसलिए इसको हम Z स्कीम भी कहते हैं। ओके, अब साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन पे आने से पहले मेरे को एक डायग्राम यहाँ पे और ड्रॉ करके आप लोगों को बताना है। हम एक बार क्या देखेंगे, इनकी लोकेशंस। ठीक है, यहाँ पे मान लो ये अपना थाइलाकॉइड है। ओके, ये इनर मेम्ब्रेन हो गया और वो था अपना आउटर मेम्ब्रेन। तो PS2 जब हम पढ़ रहे थे हमने देखा था कि ये लोकेटेड होता है कहाँ पे, इनर मेम्ब्रेन पे। ओके, और PS1 जो है अपना, ये लोकेटेड होता है आउटर मेम्ब्रेन पे, PS1। ठीक है, अपना वाटर ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स यानी कि जहाँ पे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है वो भी लोकेटेड होता है इनर मेम्ब्रेन पे। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम अपना प्रेजेंट होता है बीच में, तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जाते हैं और फिर यहाँ से ट्रांसफ़र होके PS1 के पास पहुँच जाते हैं। अब हमने एक और चीज़ देखी थी कि अपना जो NADPH2 है वो बन रहा था कहाँ पे, मेम्ब्रेन के बाहर। ठीक है, क्या कह सकते हैं, मेम्ब्रेन पे। तो अब ये बाहर क्यों बनता है हमेशा, अंदर क्यों नहीं बनता। ठीक है, या PS1 के आउटर मेम्ब्रेन पे होने का क्या रीज़न है, तो देखो ये जो ऊपर रिएक्शन हो रही थी जो हमने यहाँ पे लिखी थी ये, ठीक है, कि NADP प्लस जो है अपना 2 इलेक्ट्रॉन्स लेता है, 2 प्रोटॉन्स लेता है और NADPH2 बना देता है। तो इस प्रोसेस के लिए एक एंजाइम का रिक्वायरमेंट होता है जो कि कौन सी है, NADP रिडक्टेस। अब ये जो एंजाइम है ये अपनी प्रेजेंट होती है स्ट्रोमा के अंदर, ना कि थाइलाकॉइड में। इसलिए हमेशा अपना जो PS1 है ये प्रेजेंट होगा कहाँ पे, आउटर मेम्ब्रेन पे, ताकि NADP जब बने अपना तो उसको रिडक्टेस एंजाइम जो है इजीली मिल जाए। ठीक है, और अभी हम देखेंगे कि ये जो अपने प्रोटॉन्स इसके पास गए थे, ठीक है, हाइड्रोजन वाले जो ये प्रोटॉन्स गए थे अपने, ये भी कहाँ से जाते हैं, ये भी स्ट्रोमा से होते ही जाते हैं, थाइलाकॉइड से नहीं जाते। कहीं आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे फोटोलाइसिस हो रहा है तो यहीं से इसके पास चले जाते हैं, ऐसा नहीं होता। ये हम देखेंगे कीमोस्मोटिक थ्योरी में। तो कॉन्सेप्ट जो है अभी धीरे धीरे करके देखो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है ये। ठीक है, कॉन्सेप्ट जो है वो धीरे धीरे करके एकदम क्लियर होते रहेंगे। इसके बाद हम आते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन पे। फिर जैसे ही हम कीमोस्मोटिक पढ़ेंगे वहाँ पे हम एक बार ये चीज़ें फिर से डिस्कस करेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो ये है देखो अपना साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। अब आई गेस मेरे को नाम का पूरा मतलब समझाने की तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं। साइक्लिक क्यों है आपको पता ही है, क्योंकि इस केस में इलेक्ट्रॉन जो है वापस अपने रिएक्शन सेंटर के पास आ जाएंगे, और फोटोफॉस्फोरिलेशन का मतलब मैंने बता ही दिया। ठीक है, तो इस प्रोसेस में भी क्या होगा कि अपने जो एसेसरी पिगमेंट्स हैं और रिएक्शन सेंटर जो है ये
अपनी डिज़ायरेबल वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और वी कैन से फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करेंगे। ओके, और एब्जॉर्ब करने के बाद अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर और वी कैन से 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलेंगे जो जाते हैं कहाँ पे, प्राइमरी एक्सेप्टर के पास। अब एक्साइटेड स्टेट में चले गए हैं, एक्साइटेड स्टेट से नॉर्मल स्टेट में आएंगे। ठीक है, तो ये नॉर्मल स्टेट पे आते हैं किसके हेल्प से, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के हेल्प से। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है, सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स जो हेल्प करते हैं इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट से नॉर्मल स्टेट में आने पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे कौन कौन से हैं, सबसे पहला एफडी मैंने आपको बताया था, ये होता है फेरेडॉक्सिन। ठीक है, फिर है अपना पीक्यू, तो पीक्यू था अपना प्लास्टोक्विनॉन। ओके, एंड लास्ट है अपना पीसी, तो पीसी था अपना प्लास्टोसाइनिन। बीच में साइटोक्रोम प्रेजेंट है तो लिखा ही हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो फिर से एफडी से होता हुआ पीक्यू पे आएगा। ओके, फिर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से होता हुआ अपना पीसी पे आएगा एंड पीसी से वापस देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ गया, रिएक्शन सेंटर के पास। और यहाँ पे एटीपी जो है वो 2 जगह बना है, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स पे और एफडी। और वी कैन से जब एफडी से प्लास्टोक्विनोन पे जब ट्रांसफर होता है यहाँ पे बना है। ठीक है, अपना जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है ये बेसिकली हमें देखने को मिलता है किसके अंदर, बैक्टीरियाज के अंदर। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें NADPH नहीं मिलता और कहीं ना कहीं डार्क रिएक्शन के लिए NADPH भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रीडोमिनेंट फॉस्फोरिलेशन या कह सकते हैं प्रीडोमिनेंट प्रोसेस जो होती है प्लांट्स के अंदर वो कौन सी होती है, नॉन साइक्लिक। ठीक है, मोर ओवर यहाँ पे फोटो सिस्टम कौन सा है, P700 था PS1। ओके, अब PS1 का लोकेशन हमने देखा था, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, स्ट्रोमा लैमेले में। ठीक है, और साथ ही साथ ग्रैना में और वी कैन से थाइलाकोइड्स में भी होता है। दैट मीन्स कि ये प्रोसेस दोनों में कहीं से भी हो सकती है, लेकिन PS2 जो है अपना वो सिर्फ ग्रैना में प्रेजेंट होता है। ओके, तो अपना जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है वो सिर्फ कहाँ पे होगा, ग्रैना में ही होगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं ग्रैना में होता है सिर्फ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। मैं फिर से एक बारी बोल रहा हूँ कि अगर किसी ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाके देखिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना ये समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी देखो अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आएगा अपना यानी कि कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस, उसमें हम क्या देखेंगे कि ये जो एटीपी है बेसिकली बन कैसे रहा है। ओके, अभी तो हमने बस क्या दिखा दिया कि एडीपी के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाइंड करा और हमें एटीपी मिल गया। अब ये प्रोसेस इतना सिंपल नहीं होता। ठीक है, इसके लिए भी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं और फिर इसका भी पूरा प्रोसेस होता है। तो अब हम आते हैं कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है अपना थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है कि इनर मेम्ब्रेन पे हम साथ साथ लिखते भी रहते हैं, इनर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है अपना फोटोसिस्टम 2। ठीक है, ये हमने पीछे भी डायग्राम भी बनाया था, तो हम फिर से इसको यहाँ पे ड्रॉ करते हैं क्योंकि ये डायग्राम थोड़ा ठीक नहीं है। वैसे तो NCERT का ही है बट फिर भी। तो ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गया इनर मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे अपना प्रेजेंट होता है फोटोसिस्टम 2 मीन्स फोटोसिस्टम 2। यहाँ पे अपना प्रेजेंट होता है फोटोसिस्टम 1 और बीच में प्रेजेंट होता है अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे हम सिर्फ फोकस करेंगे अभी किसके ऊपर, साइटोक्रोम के ऊपर। उसका भी एक रीज़न है। ठीक है, और यहाँ पे हमने बताया था कि यहाँ पे होता है अपना फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ओके, तो अब इस चीज़ को हम समझते हैं, होता क्या है कि अपने जो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर यहाँ पे हो रहा है, एक बारी रिएक्शन फिर से लिख देते हैं, क्या था वो, H2O के 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस में यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ऑक्सीजन, और वी कैन से हाफ O2। अब ये हाफ O2 दूसरे O के साथ कंबाइन करता है तो हमें क्या मिल जाता है, O2 मिल जाता है। ठीक है, और यही अपना क्या है, बायो प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का। ओके, तो अगर किसी को ये समझ नहीं आता कि O2 कैसे बनता है तो आई गेस अब वो भी क्लियर है कि जो फोटोलाइसिस हो रहा है वाटर का, यहाँ पे अपना जो नेसेंट ऑक्सीजन मिलता है ये दूसरे नेसेंट ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है और हमें O2 मिल जाता है। ठीक है, तो हमें फोकस इस पर नहीं करना, हमें फोकस करना है किसके ऊपर, इस प्रोटोन पे। तो यहाँ पे देखो अब इसकी वजह से, इस प्रोसेस की वजह से जो ल्यूमेन वाला पोर्शन होता है यहाँ पे प्रोटॉन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। ठीक है, और हमने बताया था कि अपना ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ पे जाता है, ये जाता है फोटोसिस्टम 2 के पास, वहाँ के जो इलेक्ट्रॉन गए थे उसको रिप्लेस करने। ओके, तो अब जब हम इलेक्ट्रॉन जो अपने मूव करते हैं फोटोसिस्टम 1 से ETS के पास यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के पास, तो बीच में हमें मिलता है साइटोक्रोम। अब साइटोक्रोम के 2 फंक्शंस होते हैं। क्या फंक्शन है, एक तो ये इलेक्ट्रॉन कैरी करता है, ठीक है, फ्रॉम प्लास्टोक्विनॉन टू प्लास्टोसाइनिन। दूसरा इसका क्या फंक्शन है
कि ये स्ट्रोमा से ट्रांसपोर्ट करता है प्रोटॉन्स को, कहाँ पे, ल्यूमन के अंदर। अब इस वजह से क्या होता है, ल्यूमन के अंदर हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वी कैन से एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बिल्ड हो जाता है। अब अंदर अपने प्रोटॉन्स ज़्यादा है, बाहर प्रोटॉन्स कम है, तो प्रोटॉन्स जो है मूव करेंगे कहाँ से, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ओके, तो अब ऐसा नहीं है कहीं से भी मूव कर जाएंगे, इनके लिए प्रेजेंट होती है एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन जिसको हम क्या कहते हैं, एटीपी सिंथेज। अब इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, F0। F0 क्या करता है, ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करवाता है किसका, ऑफ प्रोटॉन्स का। और F1 जो होता है इसका मेनली फंक्शन क्या है, ये सिंथेसिस करवाता है और वी कैन से कंबाइन करता है ADP को किसके साथ, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ, और यहाँ पे क्या मिलता है हमें, ATP। तो जैसे ये प्रोटॉन ग्रेडियंट्स का फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है फ्रॉम ल्यूमन टू स्ट्रोमा, तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। उस एनर्जी को ATP सिंथेसिस जो है यूज कर लेता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ADP के साथ बाइंड करने में, तो ऐसे बनते हैं अपने ATP, ठीक है। तो फाइनली आई गेस सब कॉन्सेप्ट थोड़े रिलेट हो पा रहे होंगे। जो हमने देखा था कि नॉन साइक्लिक में और साइक्लिक में अपना ATP बन रहा था, वो कैसे बन रहा था, ठीक है। और वाई अपना फोटो सिस्टम 2 इनर मेम्ब्रेन पे होता है और फोटो सिस्टम 1 जो है वो आउटर मेम्ब्रेन पे होता है। साथ ही साथ हमने देखा था कि NADPH जो है अपना, ये बनता है कहाँ पे, स्ट्रोमा की साइड या स्ट्रोमा में, क्योंकि एक तो इसकी एंजाइम कौन सी, NADP रिडक्टेस, ये प्रेजेंट होती है कहाँ पे, स्ट्रोमा के अंदर। साथ ही साथ इसको जो प्रोटॉन्स मिलते हैं, अब देखो यहाँ पे प्रोटॉन्स अपने कहाँ पे आ गए हैं, स्ट्रोमा में आ गए हैं, तो यही प्रोटॉन्स जाते हैं किसके पास, NADP प्लस के पास, ठीक है। और साथ ही साथ इसको इलेक्ट्रॉन तो फोटो सिस्टम 1 ने दे ही दी हैं, ठीक है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें क्या मिलता है, NADPH, ओके, जिसको डार्क रिएक्शन में यूज़ किया जाता है। एक बारी हम फिर से थोड़ा सा रिकैप देख लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले लाइट आई, ये अपना नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। लाइट ने दो अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से एक्साइट किया, ये सारे थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हमारे कहाँ पे पहुंचे, 700 के पास, और फाइनली आ गई है NADP प्लस के पास। अब जब हम ये टॉपिक पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास ही ATP क्यों बनता है, तो बाई गेस समझ में आ चुका होगा, क्योंकि ये H प्लस को ट्रांसपोर्ट करता है स्ट्रोमा से ल्यूमन के अंदर, ठीक है। और फिर हमने बोला था कि NADP प्लस के पास प्रोटॉन्स जो हैं वो जाते हैं कहाँ से, स्ट्रोमा से जाते हैं, ना कि ल्यूमन से, ठीक है। तो अब आई गेस वो भी पता लग गया कि यहाँ पे कैसे जाते हैं। ओके, नीचे आते हैं। फिर ये वाला कॉन्सेप्ट जो था NADP रिडक्टेज वाला, हमने देखा था इसकी एंजाइम जो है स्ट्रोमा में प्रेजेंट होती है, इसलिए ये जो प्रोसेस है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड पे होता है, ओके। फिर आते हैं वाटर के लाइसिस पे, तो हमने आपको इसका इलेक्ट्रॉन का यूज़ तो बता दिया था, प्रोटॉन का यूज़ हमें कीमोस्मोटिक थ्योरी में देखने को मिल गया, ठीक है। और एक बात याद रखनी है, जैसे यहाँ पे एक हमें नेसेंट ऑक्सीजन मिलेगा और वी कैन से हाफ O2 मिलेगा, ये कंबाइन कर जाएगा किसके साथ, दूसरे वाटर मॉलिक्यूल जब वो स्प्लिट करेगा उसके ऑक्सीजन के साथ, और हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, O2, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे अभी हाफ नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ O आएगा, तो ये कंबाइन कर जाएगा दूसरे नेसेंट ऑक्सीजन के साथ और दोनों मिलके O2 बना देंगे। आते हैं हम कीमोस्मोटिक थ्योरी पे, तो अब ये इंपॉर्टेंट है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन देखो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि अपने ये कॉम्प्लेक्सेस जो है मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं, ये इनर मेम्ब्रेन पे, और फोटो सिस्टम 1 है अपना आउटर मेम्ब्रेन पे, और ये प्रेजेंट होता है बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे प्रोसेस स्टार्ट होती है, सबसे पहले प्रोटॉन ग्रेडियंट बिल्ड करा जाता है, और वो कैसे बिल्ड होता है, एक तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर की वजह से और साइटोक्रोम की वजह से। ये सब मिलके क्या करते हैं, प्रोटॉन्स को स्ट्रोमा से ल्यूमन में भेज देते हैं, ठीक है। अब जब एक बार ल्यूमन के अंदर प्रोटॉन्स आ गए हैं तो वो सिर्फ एक ही जगह से जा सकते हैं, या सिर्फ कह सकते हैं उनके जाने के लिए एक ही गेट बना है, और वो है अपना ATP सिंथेसिस। इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, F0 और F1। F0 क्या करवाता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करवाता है प्रोटॉन्स का, और जब इनका डिफ्यूजन होता है तो उस केस में एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी को यूज़ किया जाता है ATP के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाइंड करने के लिए, और फाइनली हमें ATP यहाँ पे मिल जाता है। और जो प्रोटॉन्स बाहर आते हैं वो कंबाइन कर जाते हैं किसके साथ, NADP प्लस के साथ, और ये दोनों मिलकर क्या बना देते हैं, NADPH, ओके। तो आई गेस ये क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से एक बार इसका क्विक रिकैप लेंगे NCERT के रीडिंग के साथ, ओके। तो वहाँ पे तो फिर ये 100% ही क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।